गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। हम अभी फिर हमने नई बुक स्टार्ट करी है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। तो इसमें हम अभी पहले चैप्टर पे हैं। इसमें 2-3 टॉपिक हो चुके हैं। अभी है हमारा अगला टॉपिक है जिसका अध्याय का शीर्षक है दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। दृढ़ता में एक 50 सेंट का सबक। तो शुरू करते हैं। श्रीमान डार्बी के हार्ड नाट विश्वविद्यालय में से अपनी डिग्री प्राप्त करने और सोने के खनन के कारोबार में अपने अनुभव से लाभ उठाने का फैसला करने के तुरंत बाद ही उनके पास एक अवसर पर सौभाग्य उपस्थित था, जिसने उनके सामने साबित किया कि ज़रूरी नहीं कि नहीं का मतलब नहीं हो। जो हमारे डार्बी हैं, उन्होंने स्नातक की डिग्री अपने हार्ड नाक विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करी और जो उनका खनन का कारोबार था सोने का, उनसे उन्होंने फ़ायदा लेने का निश्चय किया। उसके तुरंत बाद उनके पास एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनका अवसर का सौभाग्य उनको, जिसने उनके सामने साबित किया कि हर बात का नहीं का मतलब ज़रूरी नहीं कि उनका मतलब नहीं का मतलब नहीं हो। ठीक है। एक दोपहर में वे एक पुराने ज़माने की चक्की में गेहूँ पीसने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल एक बड़ा खेत संचालित करते थे जिस पर बहुत से काले बटाईदार किसान रहते थे। बहुत धीरे से दरवाज़ा खुला और एक छोटी सी काली बच्ची, बटाईदार की बेटी, बटाईदार जो किसान के खेतों में काम करते थे, अंदर आई और दरवाजे के पास खड़ी हो गई। पैसे देने के लिए अंदर आई होगी और दरवाजे के पास खड़ी हुई, अंदर नहीं आई। अंकल ने ऊपर नज़र घुमाई। अंकल ने देखा ऊपर, बच्चे को देखा और बुरी तरह से उस पर चिल्लाकर बोले। बच्चे को देखा घूर के और फिर चिल्लाकर बोले, तुम क्या चाहती हो? बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला कि तुम क्या चाहती हो? बच्ची ने नरमी से जवाब दिया, मेरी माँ कहती है उसे 50 सेंट भेज दो। बच्ची ने कहा, मेरी माँ कहती है कि उसको 50 सेंट दे के आओ। मैं ऐसा नहीं करूँगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर भागो, ऐसे चिल्ला के बोला। हाँ अच्छा, बच्ची ने उत्तर दिया। बच्ची ने बोला, हाँ अच्छा, उसने उत्तर दिया, लेकिन वह गई नहीं, वो वहीं खड़ी रही। अंकल अपने काम में लग गए। वह अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने यह देखने पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया कि बच्ची वहीं है, कहीं गई नहीं। जब उन्होंने दोबारा ऊपर देखा तो अभी भी वहीं खड़ी देखा। जब अंकल ने दोबारा ऊपर देखा तो अभी भी बच्ची वहीं खड़ी थी। तो वे उस पर चिल्लाए, मैंने तुम्हें अपने घर जाने के लिए कहा था, अब जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, ऐसा उन्होंने चिल्लाकर बोला। छोटी लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वह 1 इंच भी नहीं हिली। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। भले उसने ठीक है बोला, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिली अपनी जगह से। अंकल ने अनाज की बोरी जिसे वे मिल हॉपर में डालने वाले थे पटक दी। बैरल का एक डंडा उठाया और अपने चेहरे पर कठोरता के संकेत की एक अभिव्यक्ति के साथ बच्चे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जो पोटली में वो पैकेट डाल रहा था चक्की में, उसको नीचे पटका और एक डंडा उठा के उसकी तरफ बढ़ गया, घूरते हुए या गुस्से में अपने चेहरे पे। डार्बी ने अपनी सांस रोकी। वह निश्चित था वह एक हत्या का गवाह बनने वाला है। डार्बी सोच रहा था कि वो एक हत्या कर लेगा आज। वह जानता था उसके अंकल का गुस्सा तेज़ है। उसको पता था कि उसके अंकल का गुस्सा बहुत तेज़ है। वह जानता था कि देश के उस हिस्से में काले बच्चे से गोरों लोगों की बात का विरोध करने की उम्मीद नहीं की जाती थी। जो काले बच्चे थे वो गोरों के साथ बात नहीं करते थे। उस ज़माने में ऐसा उनका मतलब वो कल्चर ऐसा था वहाँ पे। जब अंकल उस जगह पहुँचे जहाँ बच्ची खड़ी थी, उसने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। जब अंकल उसकी तरफ पहुँचा, उसकी जगह पे पहुँचा जहाँ पे वो खड़ी थी, उस लड़की ने एक कदम अंकल की ओर बढ़ाया। ऊपर उनकी आंखों में देखा और अपनी तीखी आवाज़ में पूरे ज़ोर से चिल्लाई, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। अच्छा सॉरी गाइस, वो 50 सेंट लेने नहीं आई थी, देने नहीं आई थी, सॉरी मेरा मिस्टेक है। तो जब अंकल ने वहाँ गया तो बच्ची उसके एक कदम आगे बढ़ी और उसने उसकी आंखों में देखा और ज़ोर से चिल्लाकर बोला, मेरी माँ को 50 सेंट चाहिए। ऐसा उसने चिल्लाकर उसकी आंखों में देखकर बोला। अंकल रुक गए। 1 मिनट के लिए उसे देखा, फिर धीरे धीरे बैरल वाला डंडा फर्श पर रख दिया। अपने हाथ अपनी जेब में डाले, आधा $1 बाहर निकाला और उसे दे दिया।
बच्ची ने पैसे ले लिए और उस व्यक्ति पर से जिस पर उसने अभी अभी विजय प्राप्त की थी अपनी आंखें बिल्कुल हटाए बिना धीरे से वापस दरवाजे की ओर चली गई। बच्ची ने पैसे लिए और आंखें उसी पे टिकाई रखी और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चलने लगी। उसके चले जाने के बाद अंकल एक बॉक्स पर बैठ गए और खिड़की से बाहर आसमान में 10 मिनट से भी अधिक समय तक ताकते रहे। उसके बाद जब वो लड़की चली गई, अंकल एक बॉक्स में बैठ गए वहाँ पे और बाहर देख रहे हैं आसमान में। 10 मिनट से ज़्यादा हुए देखते रहे। विस्मय से उस भारी हार पर जो उन्हें अभी मिली थी वे विचार मग्न थे। विस्मय मतलब आश्चर्य था उनको कि जो अभी अभी मेरी हार हुई है यहाँ पे, उसमें वो मग्न होगी, विचार मग्न होगी, सोचते रहे उस चीज़ को। श्रीमान डार्बी भी कुछ सोच रहे थे। अब जो डॉर्बी थे वो भी कुछ सोच रहे थे। उनके सारे अनुभव में यह पहली बार था कि उसने किसी काले बच्चे को जानबूझकर किसी गोरे वयस्क व्यक्ति पर प्रभुत्व प्राप्त करते देखा था। डॉर्बी भी सोच रहा था कि एक काली लड़की को उसने गोरे आदमी पर पहली बार विजय प्राप्त करते हुए देखा था। पहली बार उसका दबदबा रहा था उस काली लड़की का गोरों के प्रति। उसने यह कैसे किया? क्वेश्चन मार्क है। उनके अंकल को क्या हुआ जिसके कारण उन्होंने अपनी बर्बरता खो दी और एक भेड़ के बच्चे की तरह विनम्र बन गए? क्या कारण था इस चीज़ का कि वो एकदम बर्बरता खो गई? मतलब एक शेर की तरह जब वो दहाड़ रहे थे, उसके बाद एकदम से वो भेड़ के बच्चे बन के पैसे चुपचाप दे के विनम्र बन गए। उस बच्ची ने कौन सी अजीब शक्ति का इस्तेमाल किया जिसने उसे उससे बड़े पर जीत दिला दी? कौन सी शक्ति थी उस बच्ची के अंदर जिसने उसे उसके बड़े पर विजय दिला दी? ये और अन्य इसी तरह के सवाल डार्बी के मन में चमके। उसके माइंड में भी, डॉर्बी के माइंड में भी यही चल रहा था। लेकिन वे सालों बाद तक जब उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए थे। और के सालों बाद तक भी उसके दिमाग में वही बात चल रही थी, वो तब भी उसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। हैरत की बात है, इस असामान्य अनुभव की कहानी लेखक को उसी पुरानी मिल में सुनाई गई। हैरत की बात यह है कि ये जो कहानी सुनाई गई लेखक को, ये उसी पुरानी मिल में बैठ के सुनाई गई। ठीक उसी जगह जहाँ अंकल को उनकी भारी हार मिली थी, ठीक उसी जगह जहाँ पे अंकल को अपनी हार का अनुभव हुआ था। यह भी हैरत की बात है, मैंने एक सदी का लगभग 1/4 भाग उस शक्ति के अध्ययन में समर्पित किया था। एक सदी का 1/4 मतलब 1/4 भाग, एक सदी का मतलब 25% भाग उसी चीज़ में उन्होंने मतलब उसी चीज़ के अध्ययन में अपना न्यौछावर कर दिया, जिसने एक अज्ञानी अनपढ़ काले बच्चे को एक बुद्धिमान आदमी से जीतने में सक्षम बना दिया था। एक अज्ञानी छोटी सी काली बच्ची जिसने एक ज्ञानी और बुद्धिमान आदमी से उसको जीत दिला दी। कौन सी चीज़ थी उस बच्ची के अंदर ऐसी? जैसा कि हम वहाँ पुरानी मिल में खड़े थे, श्रीमान डार्बी ने असामान्य विजय की कहानी दोहराई और यह पूछते हुए समाप्त किया। जो डॉर्बी थे वो कहानी रिप्लाई मतलब सुना रहे थे और उन्होंने यह पूछते हुए इस कथन को समाप्त किया, आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कौन सी अजनबी शक्ति उस बच्ची ने उपयोग की जिसने मेरे अंकल को पूरी तरह से हरा दिया? डॉर्बी पूछ रहा है कि कौन सी शक्ति थी उस बच्ची के अंदर जिसने मेरे अंकल को पूरी तरह हरा दिया। उनके सवाल का जवाब इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में मिल जाएगा। उनका जो जवाब है वो इस पुस्तक में वर्णित जो सिद्धांत हैं उनमें आपको मिल जाएगा। जवाब पूरा है, जवाब जो है वो पूरा है। इसमें किसी व्यक्ति को उस शक्ति को समझने और प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाले विवरण एवं निर्देश शामिल हैं जो छोटे बच्चों को अकस्मात मिल गए थे। उसमें उन सिद्धांतों में उस बात का जिक्र है जो एक छोटे बच्चे को भी सक्षम बनाते हैं, उसको निर्देश देते हैं या उसको इतनी शक्ति प्रदान करते हैं जो उसको अकस्मात मिल गई। वो भी पता नहीं कहाँ से मिल गई, लेकिन अकस्मात ही लिखा है लेखक ने यहाँ पे। अपने दिमाग को सजग रखें और आप बच्ची के बचाव के लिए आने वाली बिल्कुल वही अजनबी शक्ति देखेंगे। अपने दिमाग को अगर आप सजग रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, कॉन्शियस रखेंगे या फिर कहते हैं कि अवेयर रखेंगे, तो आप बच्ची के बचाव के आने वाली वही अजनबी शक्ति महसूस करेंगे अगर आप अपने माइंड को सजग रखेंगे। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक पाएंगे। जो अगला अध्याय है वहाँ आप इस शक्ति की एक और झलक पाएंगे। कहीं ना कहीं इस पुस्तक में आप एक युक्ति पाएंगे, एक युक्ति है इस पुस्तक में, वो आप पाएंगे
जो आपकी ग्रहणशील शक्तियों को बढ़ा देगी, जो आपकी ग्रहण करने वाली शक्तियों को इंक्रीज़ कर देगी, और आपके अपने फ़ायदे के लिए वही प्रबल शक्ति आपके नियंत्रण में दे देगी, और आपके अपने फ़ायदे के लिए वही शक्ति आपके नियंत्रण में दे देगी, आपके कंट्रोल में रहेगी वो शक्ति। इस शक्ति के बारे में जागरूकता आपके पास पहले अध्याय में आ सकती है। इस अध्याय के बारे में जो जागरूकता है वो आपके पास पहले ही अध्याय में आ सकती है। वो कैसे? या यह बाद वाले अध्यायों में आपके दिमाग में सूझ सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो बाद के अध्याय हैं वहाँ आपके दिमाग में ये शक्ति सूझ सकती है, सूझ सकते हैं आप इसके बारे में। या हो गया, यह एक अकेले विचार के रूप में आ सकती है, एक अकेले विचार के रूप में आ सकती है आपके दिमाग में, या एक योजना या उद्देश्य की प्रकृति के रूप में आ सकती है, उद्देश्य या योजना के रूप में भी आ सकती है। यह आपको विफलता या हार के आपके अतीत के अनुभवों में वापस ले जा सकती है। ये जो शक्ति है ये आपको ना आपकी विफलता या जब आप हारे होंगे अतीत में या पास्ट में, वहाँ वापस ले जा सकती है और कुछ सबक सतह पर ला सकती है, और वहाँ इन्वेस्टिगेट करके आप अपने पास्ट में इन्वेस्टिगेट करके कुछ निष्कर्ष निकाल के उसको प्रेजेंट में अपनी सतह पर देख सकते हैं कि हाँ ये निष्कर्ष था, वहाँ पे मुझे ये कार्यवाही वहाँ पे करनी चाहिए थी अपने पास्ट में जाकर, जिसके द्वारा आप हार के माध्यम से खोया हुआ सब कुछ पुनः प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपने पिछले अतीत में अपने खोया है, जहाँ पे हार हुई आपकी, जहाँ पे आपको पराजय महसूस हुई है, वो सब कुछ आप प्रेजेंट में ला सकते हैं इस शक्ति की वजह से, और वो सब कुछ आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वो कंट्रोल जो आपने खो दिया था उस शक्ति में, उस हार में, वो आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। श्रीमान डार्बी को उस काले बच्चे द्वारा अनजाने में इस्तेमाल की गई शक्ति के बारे में मेरे बताने के बाद उन्होंने तुरंत एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में अपने अनुभव के 30 साल को दोहराया और ईमानदारी से स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में उनकी सफलता, जो कोई छोटी मोटी नहीं है, उस सबक के कारण है जो उन्होंने बच्चे से सीखा था। अब वो अपनी पूरी जीत का श्रेय, अपने पूरे जो उन्होंने जीवन बीमा बेचने में उन्होंने अपना वो वहाँ जॉब करते थे जीवन बीमा बेचने में, तो वहाँ उन्होंने जो भी सफलता प्राप्त की, और वो छोटी मोटी सफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता है, बहुत हाई लेवल रैंक पे जाके उन्होंने ये निष्कर्ष दिया कि जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी मेरा अपनी सफलता का श्रेय है, मैं उस छोटी बच्ची से जो सीखा था उस दिन, उस चीज़ को मैं वो श्रेय देता हूँ। श्रीमान डार्बी ने बताया, हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना मुझसे विदा पाने की कोशिश की, मैंने उस बच्चे को वहाँ पुरानी मिल में खड़ा देखा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत बड़ी सीख यहाँ पे लेखक दे रहे हैं। उसकी बड़ी आंखें चुनौती से चमकती हुई और मैंने अपने आप से कहा, मुझे यह बिक्री करनी है। मेरी की हुई सारी बिक्री का बेहतर भाग लोगों के ना कहने के बाद ही हुआ था। अब देखिए यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि डार्बी ने बताया, जो डार्बी थे लाइफ इंश्योरेंस बेचते थे, जो उन्होंने बताया कि हर बार जब एक संभावित खरीदार ने खरीदे बिना, जब एक संभावित खरीदार जो खरीद सकता था उसने खरीदे बिना ना बोल दिया और उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, इनसे डार्बी से पीछे छुड़ाने की कोशिश की, मैंने उस बच्चे को वहाँ पुरानी मिल में खड़ा देखा। मेरे दिमाग में केवल वही बच्ची चलती थी जब वो मिल में खड़ी थी वहाँ पे, कि वो तटस्थता, वो स्टिलनेस उसके अंदर थी कि नहीं। उसकी बड़ी आंखें चुनौती से चमकती हुई और मैंने अपने आप से कहा, और वो अपने दिमाग में वही सिनेरियो दोबारा से क्रिएट करते थे जब भी कोई कस्टमर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता था, कि वो बच्ची खड़ी है और मैं उसकी आंखों में, चमकती आंखों में देख रहा हूँ, और मैंने खुद से उस समय क्या कहा, मुझे यह बिक्री करनी है, मुझे यह बिक्री करनी है। बस ये एक डायलॉग था। मेरी की हुई सारी बिक्री का बेहतर भाग लोगों के ना कहने के बाद ही हुआ। जब लोगों ने मना करा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, तभी उसके बाद उन्होंने अपनी असली जो स्ट्रैटेजी थी, असली जो शक्ति थी, उसका प्रयोग करते थे। उसका एक जो दृढ़पूर्ण, एक जो तटस्थता वाली जो शक्ति का अनुभव करते थे, केवल उसी की बात करते थे जब उनके कस्टमर मना कर देते थे।
उन्होंने सोने से केवल 3 फुट पहले दूर रुक जाने की अपनी गलती को भी याद किया। अब जो ये पिछला चैप्टर हमने पढ़ा था कि सोने से 3 फुट पहले, उनको वो गलती भी याद आती थी उस समय, लेकिन वह अनुभव के वेश में एक वरदान थी। अब ये कह रहे हैं कि लेकिन वो जो क्या था, वो अनुभव था, अनुभव के रूप में एक वरदान था। इसने मुझे जारी रखे रहना सिखाया। इससे उन्होंने सीखा कि जारी कैसे रखा जाता है, कंटिन्यू कैसे करा जाता है प्रोसेस को। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलना कितना भी मुश्किल हो। एक सबक जिसे किसी भी चीज़ में सफल होने से पहले मुझे सीखने की ज़रूरत थी। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चलना कितना भी मुश्किल हो, कितना भी टफ़ हो आपका पैथ, आपका जो रास्ता है कितना भी स्ट्रॉन्ग, कितना भी कांटों से भरा हुआ हो। एक सबक जिसे किसी भी चीज़ में सफल होने से पहले, एक सबक था जो मुझे किसी भी चीज़ को सीखने से पहले वह सबक चाहिए, बस उसी सबक को सीखने की ज़रूरत थी और बाकी आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। श्रीमान डार्बी और उनके अंकल काली बच्ची और सोने की खान की यह कहानी है निस्संदेह उन सैकड़ों लोगों द्वारा पढ़ी जाएगी जो जीवन बीमा बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। सैकड़ों लोग पढ़ेंगे इस कहानी को, जो ये छोटी बच्ची की कहानी है और उनकी ये जो सोने से 3 फुट पहले की कहानी है। काफ़ी लोग पढ़ेंगे जो बीमा बेचकर अपने जीवन यापन करते हैं। और इन सब के लिए लेखक एक सुझाव की पेशकश करना चाहता है और लेखक एक सुझाव देना चाहते हैं इनको कि डॉर्बी हर साल $1,00,000 से अधिक का जीवन बीमा बेचने की अपनी क्षमता के लिए इन 2 अनुभवों का ऋणी है। $1,00,000 से अधिक जीवन बीमा बेचना बहुत आसान काम नहीं है दोस्तों। हर साल $1,00,000 से अधिक जीवन बीमा का बेचना, और ये केवल श्रेय देता है उन 2 कड़ियों को जीवन की जो उन्होंने अपने अनुभव से सीखी, छोटी बच्ची और जो सोने से 3 फुट पहले। बस ये 2 को अपना श्रेय देते हैं। जीवन अजनबी है और अक्सर अति सूक्ष्म। जीवन बहुत अजनबी है और कभी कभी बहुत सटल है। सफलताओं और असफलताओं दोनों की जड़ें साधारण अनुभवों में होती हैं। सफलता दोनों की जड़ें जो हैं साधारण अनुभव में होती हैं। कि कभी ना कभी आपने महसूस ज़रूर किया होगा। श्रीमान डार्बी के अनुभव काफ़ी सामान्य और सरल थे, फिर भी वे जीवन के उनके भाग्य का जवाब रखते थे। बहुत उनके सरल स्वभाव वो था, अनुभव सरल थे, लेकिन वो फिर भी जीवन में उनके अपने भाग्य का जो भी हुआ उसका जवाब रखते थे कि हाँ ये चीज़ का जवाब ये है। इसलिए वे उतने ही महत्वपूर्ण थे जितना कि स्वयं जीवन। इसलिए वो इतना ही महत्वपूर्ण था उनके लिए जितना कि जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितनी वो चीज़ें थी। उनको इन 2 नाटकीय अनुभवों से लाभ हुआ क्योंकि उन्होंने उनका विश्लेषण किया और उनका सिखाया सबक प्राप्त किया। उनका प्रयोग किया और उनसे सबक सीखा, उनको उन्होंने प्रयोग में लाया। उस आदमी का क्या जिसके पास न समय है न ही ज्ञान की खोज में विफलता का अध्ययन करने का झुकाव जो सफलता की ओर ले जा सकता है। उस व्यक्ति का क्या होगा जिसके पास न तो समय है और न ही ज्ञान की खोज में विफलता का अध्ययन करने का झुकाव भी नहीं है विफलता का अध्ययन करने का। वो क्या करेगा? जो सफलता की ओर ले जा सकता है, उसके पास वही नहीं है, वो क्या करेगा? हार को अवसर की सीढ़ियों में परिवर्तित करने की कला वह कहाँ और कैसे सीखने वाला है? हार को जो अवसर की सीढ़ियों में बदलने वाली जो प्रक्रिया है वो कहाँ से सीखेगा? इस किताब को इन्हीं सवालों के जवाब में लिखा गया था। इन सवालों का जवाब के लिए इस किताब को लिखा गया था। इनके जवाब 13 सिद्धांतों के वर्णन में कहे जाते हैं। 13 सिद्धांत हैं, उनके वर्णन में कहे जाते हैं चीज़ों को। लेकिन याद रखें, जैसे जैसे आप पढ़ते हैं तो शायद आप उस सवाल का जिसने आपको जीवन की विचित्रता पर विचार करने का कारण दिया, जो जवाब आप चाहते हैं वह शायद आपके अपने दिमाग में किसी विचार, योजना या उद्देश्य के माध्यम से पाया जा सकता है। आपके अपने ही दिमाग में वो सवाल का आंसर होगा। भले आप कोई किताब पढ़ते पढ़ते महसूस न हो, लेकिन वो धीरे धीरे आपके ही अंतर्मन में निखरता जाएगा। वो आपके दिमाग, लेखक बिल्कुल यही कह रहे हैं कि वो शायद आपके ही दिमाग में किसी विचार के रूप में या योजना या उद्देश्य के रूप में छुपा है। बस आपको अंतर्मन होकर उसको जानना है, क्योंकि किताब पढ़ते पढ़ते आप स्वतः ही अंतर्मन में खो जाएंगे, जो शायद पढ़ते हुए आपके दिमाग में कौन जाता है। बिल्कुल यही लाइन कही है लेखक ने, जो पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक ठोस विचार ही वह सब कुछ है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। बस एक ठोस विचार ही बहुत है जो आपको सफलता हासिल करने के लिए चाहिए। बस एक विचार, एक दृढ़ विचार। इस पुस्तक में वर्णित सिद्धांतों में उपयोगी अवधारणाएं बनाने के ज्ञात संबंधित उपाय और साधनों में से सबसे अच्छे और सबसे व्यावहारिक उपाय शामिल हैं। इस किताब में जितने भी हैं सारे, वो पूरी टेक्निक से, पूरी धारणा से, पूरी व्यवस्था से आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको सफलता को अर्जित करना है
और सभी व्यावहारिक उपाय इसमें शामिल हैं। इससे पहले कि हम इन सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए अपने दृष्टिकोण में थोड़ा आगे बढ़ें, उससे पहले क्या है, हम विश्वास करते हैं कि आप यह महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त करने के हकदार हैं। ये सुझाव आप प्राप्त करने के हकदार हैं, जो भी हमारे पाठक हैं। जब अमीरी आना शुरू होती है तो वो इतनी जल्दी आती है, ऐसी बड़ी बहुतायत में कि आप आश्चर्य करते हैं। जब अमीरी आती तो बहुत तेज़ी से आती है, इतनी जल्दी आती है कि आप बहुत आश्चर्य होता है, आपके दिमाग में आपको देख के विस्मय होता है। ये उन सभी मंदी के सालों के दौरान कहाँ छुपी हुई थी? जब आप मंदी में थे, जब आप गरीब थे, तो ये आश्चर्य कहाँ छुपा हुआ था? यह एक चौंकाने वाला बयान है। और अन्य सभी भी इसी तरह। जब हम आम धारणा को ध्यान में लाते हैं कि अमीरी कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है। एक चौंकाने वाला बयान है कि ये जो चीज़ें हैं, अन्य सब भी इसी तरह का जो है। जब हम आम धारणा को ध्यान में लाते हैं तो ये जो अमीरी है वो कठिन और लंबे समय तक काम करने वाले लोगों को ही मिलती है, जो अपना बहुत लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट वर्क करते जा रहे हैं, उन्हीं को ही मिलता है। जब आप योजना और अमीर बनना शुरू करते हैं, आप देखेंगे कि अमीरी मन की एक अवस्था से उद्देश्य के निश्चितता के साथ बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी मेहनत नहीं से शुरू होती है। जो अमीरी बनना शुरू होते हैं दोस्तों, वो देखेंगे आपकी कभी भी ना, आप देखेंगे अमीरी मन की एक अवस्था है माइंड की। दूसरा है उद्देश्य की निश्चितता। आपका जो एम है वो फिक्स है, आपने गोल फिक्स कर रखा है। और बहुत थोड़ी या बिल्कुल भी मेहनत नहीं से शुरू होती है, और बहुत थोड़ी या मेहनत बिल्कुल भी नहीं, वहाँ से शुरू होती है अमीर बनने की कहानी। आप और हर अन्य व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि किस प्रकार दिमाग की उस अवस्था को प्राप्त किया जाए। आपको और हर उस व्यक्ति को जो अमीर बनना चाहते हो उसको जानने की ज़रूरत है कि माइंड की उस स्टेट को कैसे प्राप्त करते हैं, जो अमीरी को आकर्षित करे, अट्रैक्ट करे अमीरी को, रिचनेस को अट्रैक्टिव करने वाली जो अवस्था है माइंड में, वो कैसे प्राप्त किया जाता है। मैंने 25,000 से अधिक लोगों का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में 25 साल बिता दिए। लेखक कह रहे हैं यहाँ पे कि मैंने 25,000 लोगों से अधिकों पे विश्लेषण करते हुए अनुसंधान में 25 साल बिता दिए उन्होंने, क्योंकि मैं भी जानता था उस तरह से लोग अमीर कैसे बनते, क्योंकि लेखक को खुद भी पता था कि उस तरीके से लोग कैसे अमीर बनते हैं, जो ये तरीके विश्लेषण करके लोगों के दिमाग में ईजाद करने की कोशिश कर रहे थे। उस अनुसंधान के बिना यह पुस्तक नहीं लिखी जा सकती थी, लिखी भी नहीं जा सकती थी। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पर ध्यान देते हैं, अर्थात अब लेखक कह रहे हैं कि यहाँ एक थोड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ पे, बहुत ही सटल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, सच्चाई जो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रुथ पे ध्यान देते हैं। अर्थात कह रहे हैं व्यापार मंदी 1929 में शुरू हुई थी। जो व्यापार मंदी थी वो 1929 में शुरू हुई थी और विनाश की रिकॉर्ड समय तक जारी रही। और जब तक विनाश का रिकॉर्ड आया था, या जो आप कह सकते हैं कि जब तक इसकी व्यापार मंदी का जो विनाश का समय आया था, उस समय तक चल रही थी, जब तक कि कुछ समय बाद राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कार्यालय में प्रवेश किया। जब तक कि रूजवेल्ट आए नहीं थे कार्यालय में, तब तक चलती रही। फिर मंदी शून्य में फीकी होनी शुरू होगी। फिर मंदी जो है शून्य में, मतलब ज़ीरो में विलीन होने लगी, मंदी गायब होने लगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक थिएटर में एक बिजली मिस्त्री इतनी धीरे धीरे रोशनी उठाता है कि आपके इसे महसूस करने से पहले अंधकार प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब आप थिएटर में जाते हैं और मूवी एंड होती है तो प्रकाश जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता, और उससे पहले जो आपका अंधकार था थिएटर में, वो प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही लोगों के मन में भय का जादू धीरे धीरे फीका हो जाता है। ये होता है दोस्तों प्रैक्टिस। धीरे धीरे आपके माइंड में भय का जो मायाजाल है वो गायब हो जाता है, फीका हो जाता है, और विश्वास बन जाता है, और विश्वास दृढ़ हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम कल करेंगे, थोड़ा लंबा है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का जो सेशन है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।